औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्बली आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा। हम इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास बेसिक्स क्या है पीरियोडिक टेबल की। हम पीरियोडिक टेबल की बेसिक्स पढ़ चुके हैं। द ओनली थिंग जिसको हमने कवर करना है, आज हमने थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, आर्गॉन है। ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास कुल मिलाकर ये हमारे पास एलिमेंट्स बनते हैं कोई 7। ठीक है, हमारे पास ये 7 एलिमेंट्स बनते हैं। अच्छा, अब इसमें गौर करें हमारे पास कि हमारे पास इस थर्ड पीरियड को हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड, फिर उसके बाद फोर्थ और फिर उसके बाद सेवन्थ। ये हमारा तरतीब होगा। और ये हमारे पास जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये इन ही 4 ग्रुप्स, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप फोर्थ एंड ग्रुप सेवन्थ, इन पर मुश्तमिल है। और इस थर्ड पीरियड पर इसको हम कहते हैं टोटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वी विल कवर दिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्बली। मैं रिवीजन कराऊंगा। मैंने तफसीलन लेक्चर्स तो नहीं दिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। और यहाँ पर मेरे सामने ये अब मेरी रिवीजन सीरीज़ चल रही है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंतहाई आसान और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा कि वो भी समझ जाए। मैं इंतहाई लोअर लेवल से ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा और फिर आखिर तक जाऊँगा। मैंने बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा है। जिसने बेसिक ऑफ पीरियोडिक टेबल नहीं समझे या फिर उनको नहीं आते, वो मेरे वीडियोस सर्च कर सकते हैं। मैं आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज़ करता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्होंने नाम दिया है S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि हमारे पास S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स ये हम स्टडी करेंगे कि S के फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप सेकंड है, दिस इज़ दी, ये हमारे पास क्या है, ये S ब्लॉक है। फिर हमारे पास ग्रुप थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, एट्थ ए, हमारे पास क्या है सब, ये हमारे पास हैं P ब्लॉक। इस S और P को इंशाल्लाह कवर करेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, अब ज़रा गौर, अब हम मुद्दे की तरफ आते हैं, जो हमारा मेन गोल है। आज मैं आप लोगों को इन थर्ड पीरियड के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों समझाऊंगा। मैं किसी किस्म की जो है इसमें जो बात भी होगी, मैं ऑल ऑफ द बोर्ड्स को कवर करूँगा, ख्वाह हो KP हो, ख्वाह हो बलूचिस्तान हो, ख्वाह हो सिंध हो, ख्वाह हो पंजाब हो। आई विल कवर ऑल ऑफ दिस। एक फेडरल बुक को भी मैं जो है कवर करूँगा इंशाल्लाह। मैं आप लोग को आसान अंदाज में बताऊँगा। अच्छा, अब ज़रा गौर करें। हमारे पास पीरियड नंबर थर्ड मैंने बता चुका, फिर बताता हूँ। जब आपको नाम क्लियर हो जाएंगे तो थर्ड पीरियड के नाम बिल्कुल याद कर दें। हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस है, फिर उसके बाद हमारे पास सल्फ़र है, क्लोरीन है, आर्गॉन है। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब ज़रा मुद्दे की तरफ आते हैं। मुद्दा ये है हमारे पास कि इसमें जो फर्स्ट 3 हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये क्या है, मेटल्स। सिलिकॉन मेटालॉइड है, और इसके अलावा सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन एंड आर्गॉन, दीज आर नॉन मेटल्स।
ये तीन तो आप लोग को याद होनी चाहिए, ये तीन कैटेगरीज कि मेटल्स की बुनियाद पर हमने इस एलिमेंट्स को किस तरह डिवाइड किया। तो हमने बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल में यही पढ़ा था कि हम पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लॉक्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स की बुनियाद पर तकसीम करते हैं। आई नो ये चीज़ें आप लोग को बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होंगी, फिर ही यहाँ पर आप मेरा ये लेक्चर देख करके होंगे। मैं जाता हूँ आगे टुवर्ड्स, मैं जब फर्दर जाता हूँ मैं फर्दर बताऊँगा कि इन मेटल्स, मेटलाइड्स और नॉन मेटल्स, इसके जो ट्रेंड है अलॉन्ग द पीरियड वो क्या है, क्योंकि हम पीरियड को स्टडी कर रहे हैं, थर्ड पीरियड को। तो फ्राम पीरियड किसे कहते हैं, फ्राम यानी कि पीरियड इस तरह कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। फ्राम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट जब जाएंगे मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा। और मेटालिक की कुछ खसूसियात और नॉन मेटालिक की खसूसियात मेरा तफसीलन लेक्चर मौजूद है, उसमें देख लें। व्हाट इज़ मेटल्स, व्हाट इज़ नॉन मेटल्स, व्हाट इज़ मेटालाइट्स, व्हाट इज़ टैक्टाइल, व्हाट इज़ मैलिएबल, ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं यहाँ पर आप लोग को बताता चलूँ, ये स्पेसिफिक ट्रेंड सीख ले कि जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे अलॉन्ग द पीरियड, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ये ट्रेंड सीख। अच्छा, ग्रुप फर्स्ट है जिसमें हमारे पास इस सोडियम उठाया गया है। तो ग्रुप फर्स्ट ए पीरियोडिक टेबल का मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप कहलाता है। ये इतना फास्ट रिएक्शन करता है, इसकी ये खसूसियत है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है। सोडियम भी इस तरह है, ग्रुप फर्स्ट ए से, और बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। मैं आगे की तरफ जाता हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे पास जो ग्रुप फर्स्ट बी है, ग्रुप फर्स्ट बी, इनकी जो एलिमेंट्स होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में लीस्ट रिएक्टिव, क्या लीस्ट रिएक्टिव। अब जरा आगे जाते हैं हम टूवर्ड्स इनकी। मैंने आप लोग बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़। दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिस्ट्री डील्स विद फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट फिजिकल, केमिकल में फिर रिएक्शंस पढ़ेंगे। फिजिकल जो है बहुत आसान है। फिजिकल में हम 5 चीज़ें कुल मिलाकर पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नंबर सेकंड पर हम इसमें जो है एटॉमिक रेडियस को डील करेंगे। नंबर थर्ड पर हम इसके आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर फोर्थ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नंबर 5 पर हम इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नंबर 6 पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। ये हमारा तर्ज होगा आज की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। मैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को इंतहाई मुख्तसर अंदाज में कवर करूँगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए शायद मैं दूसरा या फिर इसी लेक्चर में ही स्टार्ट करूँगा। मेरी बात सुने। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये हमारे पास इसमें सोडियम से लेकर आर्गन तक जो एटॉमिक नंबर है वो 11 से 18 है। यानी कि मैं अगर इसको Na का तो याद होना चाहिए आप लोग को, सोडियम का याद हो तो बाकी का आसान है, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड हमारे पास 1 एटम का इंक्रीज आता है एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। ठीक है, अब जरा देख ले, सोडियम का याद है 11 है, ये तो मुझे याद है, ये 11 है। अब 11 के बाद क्या है 12, तो मैग्नीशियम कितना 12, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, क्लोरीन 17 और हमारे पास आर्गन 18। ये इजी था, ये बिल्कुल इजी था, इसमें कुछ भी नहीं। एटॉमिक नंबर फाइंड हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का तरीका तो मैंने आप लोग को सिखाया था, चेक माय वीडियो ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यू विल फाइंड इट। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक चीज़ जो सेम होती है आखिर में, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एक बात याद दिलाते चलूँ कि इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो शेल्स होते हैं वो 3 होते हैं। along the period left to right नंबर ऑफ शेल ना इंक्रीज़ करते हैं ना डिक्रीज़ करते हैं। नंबर ऑफ शेल ना इंक्रीज़ करते हैं ना डिक्रीज़ करते हैं, रिमेन्स द सेम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेल। तो इस तरह ये जो हमारे पास थर्ड पीरियड है, इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स 3 होते हैं, क्योंकि थर्ड पीरियड नंबर ऑफ शेल्स इक्वल टू पीरियड थर्ड है तो शेल भी 3 है। ये तो बात क्लियर हो गई, ये तो हम बेसिक्स में पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल के। अब ज़रा एक बात बहुत ध्यान से नोट कर लें,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की बात है, बहुत ज़्यादा। हमारे पास ऑर्बिटल्स में डिफरेंट आ रहा है, ऑर्बिटल्स में डिफरेंट आता है। कभी कभार एस पूरा फिल हो जाता है, कभी कभार पी फिल हो जाता है, कभी कभार पार्शली फिल्ड, कभी कभार एम्प्टी हो जाता है। तो वो वी हैव नथिंग, वी हैव नो कंसर्न विद दिस, हमारा उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1:2, 2:2, 2p6, 2p, 3p, 3s2, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो तरीका सीख लें। फिर अगर नहीं सीखा तो मेरी वीडियो चेक करें, ठीक है। मैं आगे की तरफ आता हूँ। ट्रेंड्स एंड एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस हमारे पास किसी भी, ये लेट सपोज मैं विजुअल ड्रा करता हूँ, दिस, चेक दिस, ये एक सर्कल ड्रा हो गया। मिड पॉइंट पर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इस सर्कल तक जो फासला है इसको हम रेडियस कहते हैं। अब हमारे पास इसे हम रेडियस कहते हैं, और ये जो मैंने बताया कि इसमें शेल है और न्यूक्लियस, ये एक एटम है। तो एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक जो फासला है इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। बट यहाँ पर एक मसला है, द बाउंड्री ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड and charge have no finite boundary, जिसका हद ही मालूम ना हो। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी split around the nucleus like a cloud, so this cloud have no boundary. इसकी मिसाल मैं अक्सर रेनबो की तरह देता हूँ। रेनबो में डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन आपको इस दरमियान ये पता नहीं चलता कि ब्लू येलो में किस तरह, येलो ब्लू में किस तरह कन्वर्ट हुआ। इस तरह ये भी है कि हमारे पास ये इनफाइनाइट बाउंड्री रखता है, तो जिसकी वजह से हम किसी भी एटम का रेडियस इतना आसानी से फाइंड नहीं कर सकते। इंडिविजुअल एटम का, सिंगल एटम का रेडियस फाइंड करना इज़ वेरी वेरी स्मॉल होगा और इम्पॉसिबल तकरीबन। इसके लिए फिर हम कुछ अदर रेडियस को स्टडी करते हैं, जिसमें हमारे पास कोवेलेंट रेडियस, वांडर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस और आयनिक रेडियस। बाज़ बुक में है, बाज़ में नहीं है। आई विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस, मेरा काम ही है, मैं डिस्कस करूँगा, मैं इन तीनों को डिस्कस करूँगा। मेरे पास यहाँ पर मेरे कुछ नोट्स में बातें लिखी हुई, मैं उसको आप ज़रा तफसीलन आप ज़रा उस पर गौर करें। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम और आयन। अच्छा, अब यहाँ पर लफ्ज़ आयन का इस्तेमाल हुआ है। व्हाट इज़ आयन? मुझसे आप बात स्टूडेंट कभी कभार एफएससी लेवल पर भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ आयन, हमें आयन का नहीं पता। मैं कहता हूँ फजल है तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से कि तुम्हें आयन का नहीं पता। अगर फजल ना होता तो तुम्हें पता होता। हम पर अल्लाह ताला का फजल नहीं है, हमें नहीं पता। अच्छा, अब आगे की तरफ जाते हैं, आयन को ज़रा समझाते हैं इन लोगों को जिनको अभी तक नहीं पता। आयन बेटा, जब भी हमारे पास किसी एटम से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस दौरान उस पर जो नेट चार्ज अपीयर होता है, तो उस नेट चार्ज की वजह से इस एटम को हम आयन कहते हैं। अच्छा, अब ज़रा सुनो, लेट्स सपोज दिस इज़ एन कंसिडर दिस पेन एज एन एटम, है नहीं इस तरह। मैं इससे ये वाला जो इसका जो निप है ये निकाल लेता हूँ। तो मैंने इससे ये निकाला तो ये एक इलेक्ट्रॉन के माने है, तो इस पर टोटल नेट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे शाबाश, इसे हम कहते हैं कैटाइन। आयन है, लेकिन आयन के दो टाइप्स हैं, एक एनायन दूसरे कैटाइन, तो कैटाइन। अब मैं आगे की तरफ जाता हूँ। लेट सपोज दिस इज़ अ पिन, दिस इज़ अ पिन। मैं आप लोग को एक्सपेरिमेंटली करके देता हूँ ना, मैं तो चीज़ें एक्सपेरिमेंट ही करता हूँ, मुझे तो ऐसी चीज़ें पसंद ही नहीं जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन ही ना हो। मैं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ और एक्सपेरिमेंट पर ही यकीन करता हूँ। आप ज़रा देखें, कंसिडर दिस इज़ एन एटम एंड दिस इज़ दी, दिस इज़ इन दी, व्हाट इज़ दिस, वो दूसरी चीज़ नहीं निकालनी चाहिए थी मैंने। अच्छा खैर, अब निकल गई है तो अच्छा जी, पकड़ में आ गया। अच्छा, इसको नहीं निकालते, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको नहीं निकालना होता। अच्छा, अब कंसिडर दिस, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल।
अब इसी इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया, तो इस पर ये अब आयन हो, एटम है लेकिन वो एटम को अब आयन कहें। अब कौन सा आयन है? इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कैटायन। जब भी आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ये कैटायन के बराबर होगा। व्हेनेवर दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स द पार्ट ऑफ दिस आयन, जब ये आयन का पार्ट इस आयन का पार्ट बनेगा, इसको अब हम क्या कहते हैं? इसको अब हम कहेंगे एनायन। ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल इजी था और मैंने एक्सपेरिमेंटली भी क्लास में प्रूव किया। मैं आगे की तरफ जाता हूँ। यानी कि हमारे पास किसी आयन की भी बाउंड्री होती है। An atom or ion is such a small size that the boundary of outermost shell is not clear. मैंने कहा कि ये क्लाउड शेप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। As every charge have field and such field is infinite. ये बात भी मैंने कही। Thus electron is a charge and exists about nucleus as cloud, which field is infinite. So electron big charge हो गया। So for this atomic radius can be determined by chemical bond. केमिकल बॉन्ड के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? इनके रेडियसेस फाइंड कर सकते हैं। अब ज़रा गौर करें, अब ज़रा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करें। 3 किस्म के बॉन्डिंग हम क्यों पढ़ते हैं? कि हमारे पास कोई भी फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती। तो उस बाउंड्री को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ये काम करते हैं। अब ज़रा देखिए, मेरी बात ज़रा गौर से समझिए। ये हमारे पास 4 किस्म के हैं। एक आयनिक रेडियस, वंडर वाल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। फर्स्ट ऑफ ऑल कोवेलेंट रेडियस। जब 2 एटम्स कोवेलेंटली बॉन्ड हो, यानी कि उनमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसकी वजह से जो बॉन्ड बने उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इनकी जो कोवेलेंट बॉन्ड है, अब अगर हम एक बॉन्ड लेंथ को 2 पर डिवाइड करें, या the distance between the या half of the distance between the nuclei of 2 covalently bonded atom is called covalent radius. मैं आता हूँ मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस किसी भी क्लस्टर्स में, जिस तरह के मेटल में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास क्या होंगे? कुछ एटम्स मौजूद होंगे। अब वो एटम्स आपस में मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। एंड मेटालिक बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड। ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है इंतहाई। तो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स विच आर मेटालिकली बाउंड टुगेदर, जो हमारे पास मेटालिकली बाउंड टुगेदर, इज कॉल्ड अ मेटालिक बॉन्ड। बट ये जो मेटालिक बॉन्ड होता है, ये बड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर सॉलिड बनाता है ऑलमोस्ट। तो हमारे पास एक कॉम्पैक्ट ज्योमेट्री बनाता है। मैं आगे की तरफ जाता हूँ। वंडर वाल रेडियस। वंडर वाल रेडियस एग्जिस्ट बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, आइडेंटिकल होने चाहिए, 2 आइडेंटिकल नाइबरिंग एटम्स, 2 आइडेंटिकल एक जैसे नाइबरिंग एटम्स हमारे पास एक दूसरे के बिल्कुल मध्य मुकाबिल हो। अब उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? अच्छा, अब ज़रा गौर करें। मैं इनकी डेफिनेशंस अच्छा, आयनिक बॉन्ड बिटवीन द आयंस जो बॉन्ड बनते हैं 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आयनिक बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 which is आयनिकली बॉन्ड। ये आप लोग लिख सकते हैं। मैं अब इसकी जो है कोवेलेंट बॉन्ड we can define as 1/2 of the distance between the nuclei of 2 identical atom. The nuclei, अच्छा, अब आइडेंटिकल का लफ्ज़ कि वो दोनों इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये भी आप लोग को बिल्कुल क्लियर होना। मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा तभी आगे जाऊँगा। अब आगे कहते हैं हमारे पास कि बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल एटम्स विच इज़ बाउंडेड टुगेदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात मैंने नहीं की, लेकिन ये करनी चाहिए थी कि हमारे पास ये सिंगल कोवेलेंटली बॉन्ड होना चाहिए। ये हमारे पास किसी किस्म का डबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अब आगे की तरफ जाते हैं हम टूवर्ड्स कि हमारे पास
आइडेंटिकल की बात ज़रूरी है इसमें, आइडेंटिकल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये मुझसे रह गई थी, ये आप ऐड कर सकते हैं। जब भी हमारे पास लेट्स सपोज कंसीडर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, व्हाट इज़ दिस इज़ टू एटम्स व्हिच शेयर्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ईच अदर। या इलेक्ट्रॉन, ये जो मेरी ये वाली उंगली है ये इलेक्ट्रॉन, दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब ये जो होल देख रहे हैं आप मेरे फिंगर्स के दरमियान, इसके वो रेडियस से और इसके रेडियस से इनके दरमियान जो फासला होगा, बॉन्ड लेंथ कहेंगे, उसको 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस फाइंड हो जाएगा, उसे हम कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। अब ज़रा मेरी बात को समझने की ज़रा सी कोशिश करें, मेरी बात को अब ज़रा समझें, क्योंकि अभी वो क्रूशल मरहला आ रहा है। वंडर वाल रेडियस, आइडेंटिकल सिंगल बॉन्ड, याद करें प्लीज़, याद करें खुदा की। मैं आगे की तरफ जाता हूँ। वंडर वाल रेडियस Cl2 मॉलिक्यूल। अच्छा, अब ये हमारे पास दो हमारे पास क्या है, या देखो वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई of two non-bonded and identical neighboring atoms are non-bonded। अच्छा, अब इनके दरमियान बॉन्ड नहीं बना, वंडरवाल रेडियस है। अब 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू non-bonded and identical neighboring atoms of two adjacent molecules in the solid state। वंडरवाल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिलेट वंडरवाल रेडियस मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है कोवेलेंट रेडियस, यानी वंडरवाल रेडियस हमारे पास ज़्यादा होता है, वीक होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग के साथ याद रखनी चाहिए। वंडरवाल रेडियस की समझिए, पर आगे इसको 25 पर नहीं रखेंगे जब तक आप लोग को समझ नहीं आएगी, मैं आगे नहीं जाऊँगा। देखो फिर समझाता हूँ बेटा, दो मॉलिक्यूल्स ले लें और लेट्स सपोज कंसिडर दिस इज अ 2 मॉलिक्यूल्स Cl2। अब ये Cl2 का एक Cl है और ये Cl2 का दूसरा Cl। अब ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, ये आपस में आइडेंटिकल भी है और नाइबरिंग एटम्स ऑफ अच्छा, अब दिस इज 2 आइडेंटिकल एटम्स ऑफ नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स। ये अब मॉलिक्यूल्स, अब इन दरमियान नॉन बॉन्डेड है, ये बॉन्ड नहीं बनाते, फोर्सेस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वंडरवाल में बता चुका। अब ज़रा गौर करें, ये हमारे पास इन दरमियान क्या बनाएगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, सॉरी नॉन बॉन्डेड। ये एटम्स आपस में आइडेंटिकल हैं और ये किसके हैं, नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स। द एटम्स ऑफ नाइबरिंग molecules which are identical non-bounded। ठीक है, which are identical non-bounded। अच्छा, अब इसको किस तरह डिफाइन करेंगे। अब 1/2 ऑफ द डिस्टेंस तो आप लोगों ने नहीं भूलना ना, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस आप क्यों भूलेंगे। सो 1/2 अब इससे ये बड़ी एक्सपेरिमेंटली मैं क्लास में ही प्रूव करके दे रहा हूँ, बगैर बोर्ड बगैर पेन। दिस इज़ व्हाट Cl2 क्लियर। हमारे पास 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन किसके दरमियान, बिटवीन द एटम्स which are identical and non-bonded to each other of two neighboring molecules in solid state। ये बात अहम है, सॉलिड स्टेट। ये बात मैं बार करता जाऊँगा। इससे पहले मैंने क्या कहा, कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और उसमें एटम्स भी आइडेंटिकल होंगे। मैं आगे तरफ जाता हूँ, मैं मेटालिक रेडियस को डिस्कस करूँगा। मेटालिक रेडियस मेटल्स के दरमियान होता है, क्लस्टर ऑफ मेटल्स में जो आयंस और एटम्स प्रेजेंट होते हैं प्रिवेंट्स आयंस क्लस्टर ऑफ मेटल्स। ठीक है, आयंस एटम्स 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटालिक एटम्स और आयन इन क्लस्टर इज कॉल्ड। ये हमारे पास मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू वंडरवाल, जिसकी वजह से मेटालिक रेडियस कम होता है देन वंडरवाल रेडियस। अच्छा, ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन इज द मेन की फॉर सक्सेस। मैं कंपैरिजन करता जाऊँ, कंसिडर करें दिस इज़ अ मेटल। अब ये मेटल है,
अब इसी मेटल में हमारे पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आयंस भी होंगे, कैटायंस भी होंगे, एनायंस भी होंगे, उनके दरमियान बॉन्ड होगा, एटम्स भी होंगे, ये होंगे, सारा सब कुछ होगा। अब क्लस्टर ऑफ मेटल, क्लस्टर ऑफ मेटल्स में क्या होता है कि इनमें हमारे पास 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स एंड आयंस आर between the atoms and ions of two adjacent metallic atoms. अच्छा, metallic atoms और ions. न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। अच्छा, अब जरा इसमें स्ट्रेंथ याद करें, किस बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो हमारे पास रेडियस सबसे छोटा। ट्रेंड याद करें, आप ट्रेंड याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड याद रखना, ट्रेंड्स नहीं भूलना। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन आयनिक, मेटालिक एंड वंडर वाल। हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, रेडियस सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे छोटा। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस जितना कम, जितना स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, रेडियस उतना ही कम होगा। अब ज़रा और फिर वंडरवाल आता है। वंडरवाल वीक फोर्सेस होते हैं, और यही लैंडर डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं वंडरवाल को। तो इसमें हमारे पास मेटालिक रेडियस है, वीक स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस है, मेटालिक रेडियस बड़ा होगा, कोवेलेंट से भी बड़ा होगा, आयनिक से भी बड़ा होगा और मेटालिक से भी बड़ा होगा। मेटालिक की तरफ आते हैं, इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है देन वंडरवाल। तो वंडरवाल स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो हमारे पास साइज़ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमारे पास मेटालिक का रेडियस जो होता है वो वंडरवाल रेडियस से बहुत छोटा होता है। अब ज़रा आगे की तरफ आते हैं, पीरियाडिक ट्रेंड। बेटा ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस हैं पीरियड। अब हम पीरियाडिक ट्रेंड के बारे में कुछ बातें करेंगे, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। साइज़ ऑफ एन एटम को, साइज़ ऑफ एन एटम को इफेक्ट करता है। अब जब हम अलॉन्ग लेफ़्ट टू राइट आते हैं, हम क्या करते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आते हैं, तो हमारे पास साइज़ ऑफ एन एटम क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है। साइज़ ऑफ एन एटम डिक्रीज, क्यों डिक्रीज़ होता है, इसकी एक वजह बयान करती है हमारी किताब कि हमारे पास द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स द नंबर ऑफ शेल्स ऑफ दैट एटम, तो हमारे पास along the period न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होता। तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने नज़दीक करता है, जिसकी वजह से शेल्स नज़दीक आते जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, रेडियस कम होता जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास रेडियस क्या हो जाता है, कम होता है। तो मैंने ग्रुप पीरियड वाइज इसकी जो है एक ट्रेंड आप लोग को पता चले। अब इसका किस वाइस वर्सा है, जब ग्रुप वाइज हम आते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करती हुई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी करते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स डोमिनेट्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये दो रीजंस, ये दो लाइन आपको याद करनी चाहिए। एंड पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट the effective nuclear charge increases but the number of shells remains the same, due to which the effective nuclear charge dominates over number of shells and size decreases। ये बात इन्होंने की। इन ग्रुप्स वाइस वर्सा, और ग्रुप्स के केस में ये केस वाइस वर्सा होता है, ठीक है, ये आप लोग फिर याद रखें। ग्रुप के केस में क्या होता है, ये वाइस वर्सा होता है। अच्छा, आप आगे तक एक्सेप्शंस इन पीरियड के केस में कुछ एक्सेप्शंस हैं। मेटालिक रेडियस थोड़ा सा रेडियस थोड़ा सा इफेक्ट होता है। एक्सेप्शन इन पीरियड हमारे पास ये इन केस ऑफ आर्गान में थोड़ा कुछ मसला है। ये एक नोबल गैस है हैविंग वंडर वाल रेडियस ड्यू टू विच इट्स साइजेस इंक्रीज। तो ये जो रेडियस पड़ी, ये क्यों पड़ी, क्योंकि आर्गान एक नोबल गैस है, स्टेबल है, तो वो वंडर वाल फोर्सेज रखता है। हैविंग वंडर वाल रेडियस ड्यू टू विच इट्स साइज इंक्रीजेज है, जिसमें according to the trend it must be smaller than fluorine in period, but its size is a greater reason because having van der Waals radius।
क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और वो जब भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है तो एक स्टेबल फॉर्म में होता है, और उसके साथ वन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। ये एक्सेप्शंस याद रखें, एक्सेप्शंस जहाँ पर एक्सेप्शंस होंगे वहाँ पर एमसीक्यूज अराइज होंगे। ये बिल्कुल सिंपल और कूल याद रखें कि जहाँ पर एक्सेप्शंस होंगे वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन अराइजेज होंगे। ठीक है, मैं आगे की तरफ जाता हूँ टुवर्ड्स आयनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? नहीं बता सकते आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नहीं बता सकते। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये तो हम बड़े ही प्यारे अंदाज से पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ी वो मेरे लेक्चर्स अटेंड कर सकते। अच्छा, अब इस केस में थोड़ा सा गौर करें। ये हमारे पास एक्सेप्शन एंड पीरियड के बारे में कुछ बात कर रहा है। एक्सेप्शन एंड पीरियड के बारे में बात हो गई। हम बेटा ये जो कोर्स कवर करेंगे इसमें हमारे पास मेन मकसद हमारा क्या होगा कि हमें एक दिमाग में एक मैप बैठ गया। इन दिमागों में जब तक मैप नहीं बैठेगा आप लोग की स्टडी इफेक्टिव स्टडी करनी है, डिफेक्टिव स्टडी नहीं करनी जिसमें डिफेक्ट्स। हमने पूरे हर चीज़ को, ये जो मैं आप लोग पढ़ा है अपने नोट से, मैंने किताबों को पढ़ा है ना, और किताबों से ही लिखा है, तो इस वजह से मैं आगे जाता हूँ। मैं आगे की तरफ जाता हूँ। अच्छा, मैं आगे की तरफ जाता हूँ। आर्गन का रीज़न पता चल गया, वन डर वाल फोर्सेस, वन डर वाल रेडियस बड़ा होता है। ठीक है, अब आते हैं ये चारों मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन इसके साथ वन डर वाल फोर्सेस। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, अबाउट 1 मिनट लूँगा, 32 है 1 मिनट से होगा। अपने वादे के मुताबिक वापस आ गया। अच्छा, अब आगे की तरफ आते हैं टुवर्ड्स कि हमारे पास ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी बात कर रहे थे हम। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी मैं आप लोग पढ़ा चुका हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी इज दैट minimum energy required to remove the electron from the outermost shell। अगर हमारे पास इस किसी भी शेल के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करें उसकी वजह से वो शेल ही ख़त्म हो जाए, उसे हम फर्स्ट आयनाइजेशन है। किसी भी जो एटम है उसके अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो जिसकी वजह से भी शेल ख़त्म हो जाए, उसे हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये अब आयनाइजेशन एनर्जी कुछ तफसील थी जो मैं बता चुका हूँ। आगे की तरफ आते हैं। मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा मैं अनकम्फर्टेबल हूँ, लेकिन पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊँगा। अच्छा, अब इससे पहले हम एटॉमिक रेडियस कर चुके हैं। मेरे वादे के मुताबिक आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ये हमारे पास था। तो किसी भी अब आप अगर एटम से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो आयन बनाएगा, और वो आयन क्या होगा? वो कैटायन होगा।
ये भी याद रखें। हमारे पास ये आयन और कैटायन के दरमियान जो फ़र्क है ये बड़ा जो है वो मायने रखता है। अच्छा, अब इसमें सेकंड और फर्स्ट में थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें एक बात याद रखें, इसमें एक बात पर दोबारा याद रखें, मैं भूल गया था इस बात को। पिछले वाली बातें तो याद है जो मैं भूल गया था ना। हमारे पास आइडेंटिकल में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। फिर हमारे पास वो होना चाहिए, वो बातें हैं बाद में। अब ज़रा गौर करें आयोनाइजेशन पे, शायद एक बात ज़रा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है बल्कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन में शर्त ये है कि एक आइसोलेटेड एटम को और वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। किसी भी एटम को अगर हम आयोनाइज करना चाहें, आयोनाइज मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहें, तो किसी भी एटम को अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को इसमें मौजूद हमारे पास जो एटम होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा, आइसोलेटेड होगा। जब भी वो गैसियस फॉर्म में होगा और आइसोलेटेड होगा तो उस केस में होगा क्या, उससे हम फिर इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उस रिमूवल के लिए हमें चंद मिनिमम एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी। अब वो मिनिमम एनर्जी जिसके ज़रिए हम किसी भी गैसियस और आइसोलेटेड एटम के किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से, किसी भी गैसियस एटम के आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन रिमूवल है वो करेंगे, इसे आयोनाइजेशन कहेंगे। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसमें। अब एक बात यहाँ पर नोट करने की है कि हम जब भी किसी भी एटम से अगर इसकी इलेक्ट्रॉन रिमूवल करें तो वो हमारे पास आयन फॉर्मेशन करेगा, तो वो हमारे पास कैटायन कहलाएगा। और आयन और एटम दोनों में हमारे पास क्या होता है, वो न्यूक्लियस मौजूद होता है दोनों में। ज़रा एक बात इंतहाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक भी है कि हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट आयनाइजेशन एंड सेकंड आयनाइजेशन, ये मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ किसी भी शेल के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को भी हम उसको रिमूव करेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन, किसी भी एटम के सेकंड इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करेंगे उसे हम सेकंड आयनाइजेशन। यहाँ पर एक मसला है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास हमेशा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। मैंने कहा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। क्यों होती है, मैं तो इस बारे में पूछ रहा हूँ। मैं अगर आपसे क्वेश्चन करता हूँ तो मैं इस बारे में करता हूँ कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से क्यों कम होती है, यानी कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, तलफ़्फ़ुज़ सही कर दो। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से क्यों कम होती है, दिस इज़ द क्वेश्चन। बेटा मैंने कहा कि अगर आप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के मुताबिक, अगर आप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो नंबर ऑफ शेल एक कम होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जब शेल कम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जंप करते हैं टूवर्ड्स, यानी कि अब रेडियस कम हो चुका। जब रेडियस कम चुका तो हमारे पास अगर सेकंड टाइम पे हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स कम हो गए होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ये एक कंसेप्ट। आगे की तरफ जाते हैं।
अब हमारे पास आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता चलूँ तो फर्स्ट वन से Mg से कोई Mg मैग्नीशियम इन्होंने लिया हुआ है, जिससे +1 को इन्होंने रिमूव किया, प्लस इलेक्ट्रॉन 1 को, फिर सेकेंडराइजेशन +1 को 2 को हमारे पास किया और इससे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये कुछ की बातें, ये कुछ बातें थी जो हम डिस्कस कर चुके, ठीक है, ये कुछ बातें थी। आगे की तरफ चलते हैं। हमारा कोर्स तवील है थोड़ा सा, तो ज़रा कोशिश करेंगे। अब आगे आते हैं, कहते हैं कि हमारे पास जो बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा और इसमें हमारे पास एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं। ज़रा इसको ज़रा गौर से समझें। पीरियड में हमने क्या कहा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज। अब ज़रा फैक्टर्स को कौन कौन से इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक